चलो देखो भैया, सबसे पहले हम क्षेत्रमिति की बात कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं। मैंने एक त्रिभुज ABC बनाया हुआ है, जिसकी भुजाएं A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर और C सेंटीमीटर की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप होता है A + B + C। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि इन तीनों भुजाओं के योग का आधा कर दो, A + B + C का आधा। इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। इसको S से दर्शाते हैं। क्या से? S से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? S से। तो अब अगर इस टाइप का त्रिभुज है तो जिसमें भुजाएं दी गई हैं, आपको ऊंचाई नहीं दी है, ऊंचाई नहीं दी, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है मगर ऊंचाई नहीं दी है, तो हेरो का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र? हेरो का सूत्र। हेरो का सूत्र लगा देंगे अपन। देखिएगा, ओ भेजता हूँ। ये दे तो बेटा, निशा दिया तो सर को दे तो। हेरो का सूत्र लगेगा, देखो भैया इसमें। अब हेरो का सूत्र क्या होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, बोलो याद है किसी को? त्रिभुज हेरो का सूत्र किसको याद है? हेरो का सूत्र याद है? हाँ, क्या है बेटा? ये S कोष्टक में S - A, S - B, S - C। बाहर 1/2 आता है क्या? बाहर 1/2 आता है क्या? नहीं आता ना 1/2? हाँ, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। चलो, ये त्रिभुज का हेरो का सूत्र बोलते हैं इसको ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए है। किसी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हेरो का सूत्र लगाया जाता है। इसको हेरो का सूत्र कहते हैं। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यानी कि 2 सरल कोण, 2 सरल कोण। एक सरल कोण कितने का होता है? एक सरल कोण 180 का, तो 2 सरल कोण 360 के। चलो, अब हम पहले ही चतुर्भुज, सबसे पहला चतुर्भुज है हमारा वर्ग। किसकी बात करेंगे? वर्ग। वर्ग आप लोगों ने भली भांति देखा होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। चारों भुजाएं, ये भी A सेंटीमीटर की, ये भी A सेंटीमीटर की, ये भी A सेंटीमीटर की, और ये भी A सेंटीमीटर की। ये A, B इसकी पहली भुजा, और C और D ये है ना। चारों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो यह एक इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, वर्ग भी कहते हैं। वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया इसके सभी कोण कितने कितने डिग्री के हैं? सभी कोण इसके 90-90 डिग्री के आपको दिख रहे होंगे, है ना। यानी कि चारों भुजाएं समान हैं, चारों कोण समान हैं। ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये पास हो गई बच्ची। देखो, ये बच्ची पास हो गई। भुजा गुणित भुजा, मतलब हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं और कलेक्टर तक को नहीं पता हो। कलेक्टर तक को नहीं पता है जो चीज़ें हम जानते हैं, और जो कलेक्टर जानता है वो हम नहीं जानते। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई ये चीज़ आपको
नहीं आती है भैया, मुझे जो आती है वो आपको भी तो नहीं आती है। चलो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या, 4 गुणित भुजा। यहाँ तक आगे वर्ग से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है ना, मैंने आपको वर्ग से इंट्रोडक्शन करा दिया। अब इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी आयत। आयत आपने देखा ही होगा, अधिकांश चीज़ें हम, जैसे मैं इस कॉपी में लिख रहा हूँ, ये है ना, ये आपका एक चतुर्भुज है और यह एक समांतर चतुर्भुज है, मगर इसको आयत इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इसके चारों कोणों का एक 360 है। इसमें 4 भुजाएं आपकी हैं और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब आमने सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हैं, a सेंटीमीटर और ये वाली 20 सेंटीमीटर और ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई a सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। यह एक आयत है और आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में a + b, लंबाई धन चौड़ाई। आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख दो, लंबाई धन चौड़ाई, ये हिंदी में और वो गणित में है कि नहीं। गणित में लिखना, जिसको गणित में लिखें, जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिखें। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब परिमाप हो गया, परिमाप के बाद में आयत का क्षेत्रफल। अब हम बात किसकी करेंगे, आयत के क्षेत्रफल पे, कि आयत कितना स्थान घेरता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, घेरा गया स्थान, कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाती है ना। कभी कोई क्षेत्रफल की परिभाषा पूछे तो आपको ये बताना है, लिखो आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है भैया आयत का क्षेत्रफल, वेरी नाइस। देखो किसने बताया, ये लंबाई गुणित चौड़ाई किसने बताया, देखो। तो फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा यूनिक है। यूनिक मतलब स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल होता है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, देखो 2 चतुर्भुज मैंने बता दिए, एक वर्ग, एक आयत, और अब इसके बाद अपन लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की शक्ल भी आप देख लीजिए, ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है, A B C और D, है ना, ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये इसकी लंबाई है तो ये इसकी चौड़ाई है ना। तो भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, आधार इंटू ऊंचाई। क्या है बेटा, आधार गुणित ऊंचाई, है ना। चलो, वो परिमाप तो वही हो जाएगा ना, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है ना, तो वो तो तुम निकाल लोगे। अब आयत के क्षेत्रफल की बात हो गई। इसके बाद में अगला जो चतुर्भुज है वो आपने इसमें का देखा होगा, समलंब चतुर्भुज, है ना भैया। तो देखिएगा, ये इस टाइप के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं, है ना। ये A सेंटीमीटर, ये B सेंटीमीटर और ये इसकी ऊंचाई H मीटर।
तो क्या हो जाएगा बेटा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, देखो बेटा, देखो, हाँ ध्यान से देखो, 1/2 आधार इंटू समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी गुणित ऊंचाई, a प्लस बी इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई, है ना। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। एक चतुर्भुज और होता है बेटा, आपने इस टाइप का चतुर्भुज देखा होगा। आज आपको जितने भी चतुर्भुज हैं सब दिखाए जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4, और ये 4, और ये 4, इस टाइप का चतुर्भुज आपने देखा होगा। ये सम चतुर्भुज है। ये भी a सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी a सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी a सेंटीमीटर की भुजा है, a b c और d, और इसके ये 2 विकर्ण हैं, AC और BD। AC और BD इसके 2 विकर्ण, AC और BD क्या है, इसके 2 विकर्ण हैं। अब सम चतुर्भुज का इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो भैया सम चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब तो आप समझ गए ना, चारों भुजाओं का योग, तो 4a, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण D1, पहला विकर्ण D1, D1 क्या है, AC की लंबाई, A से लेके C तक की लंबाई को D1 कहेंगे, और B से लेके D तक की लंबाई को गुणित D2 कहेंगे, D2। चलो उतार लो, देख लो भैया, D1 इंटू 1/2 D1 इंटू D2 हो गया ना, D1 इंटू D2। चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद में चतुर्भुज क्लियर सबको, है ना। अब इसके बाद भैया हम बात करेंगे आपके घन की, किसकी, घन। घन आप लोगों ने अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले घन के बारे में पढ़ाया था ना। माचिस की डब्बी देखी ना आपने, सबके घर में रहती है ना माचिस की डब्बी, तो वो माचिस की जो डब्बी है वो किस आकार की बेटा है, घनाकार। वो घनाकार होती है, घन के आकार की होती है। ये आपकी माचिस की डब्बी, माचिस की डब्बी घनाकार, वेरी गुड, अरे वाह फटाफट बना देती है, तो घनाकार है ना। अब भैया घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या, 1/3। घन का आयतन क्या होता है, 1/3। घन का संपूर्ण पृष्ठ किसको याद है भाई साहब, कोई बताना चाहेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ 10वीं वाले बता सकते हैं, वेरी गुड, दोनों को शाबाशी, 6a²। घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3। वेरी नाइस। वेरी नाइस, यू आर जीनियस बॉय। मतलब देखो, बकरी चराने वाला बच्चा कलेक्टर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं। हर कोई कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। अरे हर कोई कर सकता है, बकरी चराने वाला बच्चा
ब्लाइंड, आंखों से न देख पाने वाला बच्चा IAS बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं? बताओ, ऐसा उनमें क्या है जो हम में नहीं? उनमें आलस नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा उनमें ये है कि उनमें आलस नहीं है, और हमने आलस को अपने पास रखा है। आप आलस को भगा दो, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप दिमाग में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप पुलिस बनेंगे, आप पुलिस बन सकते हैं। आप सोचते हैं नहीं, मैं पुलिस नहीं, मैं कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बन सकते हैं। मतलब जो आप सोचते हैं वो सब आप बन सकते हैं, ठीक है ना? तो ये किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? घनाभ की। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। तो भैया घनाभ का आयतन बताओ। घनाभ का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर क्या होता भाई साहब? 2AB धन BC धन CA। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घन हो गया, घनाभ हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, इसका क्या नाम है? वृत्त। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, और ये जो किनारा है, इस किनारे को क्या बोलते हैं? इस किनारे को परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। इस परिधि की लंबाई कितनी है? मान लो इस टाइप की रबड़ की रिंग है। रबड़ की रिंग देखी ना कभी कभी, गोल गोल कुकर में देखी? कुकर में रबड़ की रिंग होती है ना ऐसी। उसकी लंबाई याद करनी हो कि भाई इस रबड़ की रिंग की लंबाई कितनी है? लंबाई का मतलब परिधि। लंबाई को परिधि नाम दिया है। लंबाई, परिधि क्या है? परिधि एक लंबाई है। आप इसको यहाँ से रेजर पत्ती से चाकू से काट दो, यहाँ से चाकू से काट के उसको लंबी करके स्केल से नाप लो, वो उसकी परिधि बन गई। लंबाई है, उसकी परिधि है। चाहे तो आप सूत्र से करो, आप सूत्र से करोगे तब भी वही आएगा। वृत्त की परिधि बराबर क्या? 2πr। ये जितनी आएगी उतनी वो नापोगे ना स्केल से, वो भी उतनी आएगी, उतनी लंबाई आएगी। इसके लिए आपको r चाहिए। क्या चाहिए? r क्या होता है? बीच का जो केंद्र होता है, और परिधि पे कोई सा भी बिंदु ले लो, यहाँ पे ले लो, चलो यहाँ ले लिया आपने बिंदु P, तो OP क्या है? r है। OP r है, त्रिज्या है। और किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, और इस त्रिज्या को थोड़ा सा इस बिंदु तक ले आओ, इस किनारे तक, तो ये व्यास बन गया। PQ क्या है? व्यास है। अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। तो किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत व्यास होते हैं। तो O से लेके P तक R, और O से लेके Q तक R। तो PQ कितना हो गया? PQ यानी डायमीटर, त्रिज्या का R प्लस R 2R। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ओके, चलो, तो परिधि हो गई 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब समझे बेटा? इसमें क्षेत्रफल मतलब ये इस टाइप का आपके पास खेत है, और इसमें ये जो जितना भी इसका क्षेत्रफल है, एरिया, मान लो आपने इसमें जो भी फसल बोई है वो आपका क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है। कितना स्थान ये घेरता है? πr स्क्वायर, है ना? अब यदि आप प्रकार लेते हैं, और प्रकार की नोक को यहाँ पे रखा O पे,
प्रकार की नोक को कहाँ पे रखा, ओ पे रखा, और एक चाप आपने यहाँ काटा और एक चाप आपने यहाँ काट दिया, तो ये चाप ए और ये चाप बी, तो ओ को ए से मिला दो, ओ को बी से मिला दो। तो ये जो एरिया है ए ओ बी, ये वाला, ये अंदर वाला एरिया, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपका त्रिज्या खंड है, इसको त्रिज्या खंड, या यूं कह सकते हैं लघु चाप ए बी का अंतःखंड, चाप ए बी का अंतःखंड, और ये बाहर वाला ये बाह्य खंड कहलाता है। ये वाला इससे क्या कहलाता है? बाह्य खंड, और ये अंतःखंड, ठीक है ना। तो भैया ये जो चाप, ये क्या है? त्रिज्या खंड है। तो यहाँ लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ थीटा बना ओ पे, ये जो ओ है ना, ओ पे कितने डिग्री का कोण बना? चाप ए बी द्वारा ओ पे कितने डिग्री का कोण बनाया गया? मानो थीटा डिग्री का है, यहाँ पे थीटा डिग्री का, थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, 90 जो भी है, और नीचे 360। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, और 100% परीक्षा में आता है। और चाप की लंबाई, तो ये जो ए से लेके बी तक का ये टुकड़ा है, ये कितना लंबा है? ये टुकड़ा हम नाप सकते हैं, चाप की लंबाई है ना। एक धागे का एक किनारा यहाँ पे रखो, धागे का एक किनारा यहाँ रखो, और इसके से नाप लो। एक तो वो तरीका है, और एक तरीका और है 2 पाई आर थीटा बटे 360। एक तरीका ये भी है, सूत्र में मान रखते हैं भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आर मालूम होना चाहिए और थीटा मालूम होना चाहिए, क्योंकि पाई तो सबको मालूम है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14, है ना। चलो अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, व्रत हो गया आपका। व्रत के बाद में हम लेते हैं भैया मेरे बेलन तो आपने देखा ही होगा, है ना। बेलनाकार वस्तुएं हमारे घर में बहुत है ना। हमारे घर में बेलनाकार वस्तुएं कितनी है ना, ये जो तार होता है ना, तार बेलनाकार होता है ना। साइकिल का पहिया तो वर्ताकार होता है। हाँ, पेन होता है हमारा, बेलनाकार होता है। ये देखो लीड बेलनाकार है। और सिक्के देखें आपने, सिक्के के ऊपर सिक्के जमाते जाओ तो एक बेलन तैयार हो जाता है। समझ गए? कहने मतलब ये, तो बेलन क्या है? छोटे छोटे व्रत। सिक्का क्या है? सिक्का एक व्रत है। सिक्का क्या है? ये है, व्रत है। मगर इस व्रत के ऊपर एक और व्रत, व्रत के ऊपर व्रत, व्रत के ऊपर व्रत, व्रत के ऊपर व्रत रखते जाओ, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बेलन तैयार हो गया। समझे कि नहीं? तो बेलन की ये हाइट है। इसका आधार कैसा होता है? बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। बेलन का आधार कैसा होता है? वर्ताकार। तो भैया ये इसकी त्रिज्या है आर। लिखो बेलन का आयतन। क्या लिखोगे? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच। ये 3 सूत्र हैं बेलन के। अगर आप ये 3 सूत्र याद कर लेते हैं तो जे क्या हो जाती है? जे हो जाती है। लिखो आराम से।
डोंट वारी, डोंट वारी, वारी हैप्पी। अब बेलन के बाद हमारा कौन सा बेलन आएगा? अब एक बेलन और होता है जिसे हम खोखला बेलन कहते हैं। खोखला बेलन, बेलन के अंदर बेलन। जैसे तुमने देखा होगा साइकिल में वो रिंग जैसी होती है, उसमें बाहर एक बेलन है, फिर अंदर एक और छोटा बेलन है, और खालिस्तान में छर्रे भरे हुए हैं। खालिस्तान में क्या भरे हुए हैं? छर्रे बने हुए हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? घिरनी जैसी, क्या वो घूमती है वो, है ना? बेरिंग, 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 या उसका सही नाम बेरिंग है, बेरिंग बोलते हैं उसको। तो उसको कहते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं? खोखला बेलन। जैसे इस टाइप का देखो, ये खोखला बेलन, ये है ना, बेलन के अंदर बेलन, और ये जगह खाली पड़ी है ना? ये बेलन की मोटाई कहलाती है, ये बेलन की खाली जगह है ना। तो ये अंदर वाला बेलन है ना, इसकी त्रिज्या को अपन R2 मान लेंगे, और ये जो बाहर वाला बेलन है ना, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेंगे, R1 मान लेंगे। तो भैया अब ये जो खोखला बेलन है, ये तो इसका एच है ना? तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? ये जो खोखला बेलन है ना, बताओ इसका आयतन। खोखले बेलन का आयतन क्या सूत्र है भैया? पाई एच कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ S बराबर, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा बताओ? 2 पाई H कोष्टक में R1 प्लस R2, है ना? और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद है किसी को? क्योंकि मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद है क्या किसी को? कुछ है साधन यहाँ? टेबलेट है? चलो अपन देखो सर्च करते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो मैं अपने डाउट को दूर करना चाहूँगा, है ना? क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आप लगी। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यस, ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है भाई साहब, चलिए ना, क्या होता है? 2 पाई H कोष्टक में R1 प्लस R2। पहले तो संपूर्ण पृष्ठ लिख लिया, सॉरी वक्र पृष्ठ है ना ये, तो वक्र पृष्ठ ऐसा कैसा उतार लो, ये ऐसा कैसा यहाँ उतार लो, उतार लिया। प्लस इसमें क्या करेंगे? इसमें 2 पाई R1 ये कर देंगे। अब देखो ये जो आपका
ये एक वृत्त ये नीचे है ना, तो ये हिस्सा जो खालिस्तान वाला ये वाला क्या आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर या R1, चलो R1 माना ना अपन ने, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ऐसा लिख लो आप, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब अच्छा दिख रहा है, चलेगा। तो ये भी मैं कन्फ्यूजन था, मैंने देख लिया। अब इसके बाद बेलन के बाद क्या आ जाता है आपका शंकु। और शंकु तो तुम भली भांति परिचित हो, क्योंकि मेहंदी सभी लगाते हैं, है ना, तो शंकु से सबका परिचय है, ठीक है ना। ये आपका R है, ये आपका H है ना? ये आपका H और ये आपका L है और ये H है, शंकु। तो लिखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है ना। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब, इस बच्चे के द्वारा दिया गया जवाब सही है। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई RL। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई R, कोष्टक में R प्लस L। ये आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। अब शंकु के बाद क्या आता है गोला। गोले का लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, लिख लो। देखो गोले की अपन बात करें, है ना, अपन गोले की बात करते हैं, चलो, है ना, गोले की अपन बात करते हैं। तो ये आपका ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड गोला है ना, जिसको अपन स्फीयर कहते हैं। गोले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्फीयर, सॉलिड। दिस इज सेंटर O और ये R। तो गोले का आयतन क्या लिखेंगे बेटा, गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको याद है 4 पाई R स्क्वायर। अब अपन बात करेंगे अर्धगोले की, किसकी बात करेंगे अर्धगोले की। ये आपका आधा गोला, ये आपका आधा गोला, ठीक है ना। ये इसका सेंटर O और ये इसकी त्रिज्या R, ठीक है। चलो ये आपका है अर्धगोला। ये क्या है भाई साहब अर्धगोला। बोलो अर्धगोले का आयतन बोलो, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R क्यूब। वेरी नाइस। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। 3, ये 3 आता है इसमें। चलो गोला हो गया। अब भैया मेरे हम बात करेंगे माध्य की। सांख्यिकी पे आ गए हम, किस पे आ गए अब स्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं अब हम स्टैटिक्स, सांख्यिकी जिसको बोलते हैं। माध्य, माध्य बराबर क्या होता है बेटा x बार। मतलब क्या सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो x बार बराबर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा x/n।
एक और होता है जब फ्रीक्वेंसी वर्गांतर में आंकड़े दिए हों, आवृत्ति दी हो, तो उस समय हो जाता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फार्मूला भी होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का। ठीक है ना, लिख लिया ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबका जोड़। सिग्मा मतलब क्या? सभी का जोड़, है ना। ठीक है, चलो फिर लिख लेना इसको, है ना। अब देखिएगा सिग्मा एक्स बार हो गया, अब मतलब माध्य ज्ञात कर लिया आपने। माध्य के बाद क्या की बात करेंगे? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। मगर माध्यक निकालने के लिए दो कंडीशन है। माध्यक निकालने के लिए लिखते जाओ, माध्यक निकालने के लिए कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन। दो कौन सी? यदि पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या क्या है? विषम संख्या। अगर पदों की संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो माध्यिका का सूत्र अलग लगेगा। माध्यिका कहो या माध्यक, एक ही नाम है। हाँ? बराबर क्या हो जाएगा? n+1 बटे 2 वा पद, माध्यक या माध्यिका। अब माध्यक हो गया, माध्य हो गया। अब बहुलक। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक है ना, सर्वाधिक आवृत्ति वाला अंक, सर्वाधिक आवृत्ति वाला अंक, है ना। अब ये तो कब? जब आंकड़े आपको अवर्गीकृत दिए हुए हैं, और वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो क्या करेंगे? देखिएगा, अब उस समय आपको जो है माध्य निकालना हो तो इसको कहते हैं लघुत्तर विधि या पद विचलन विधि। पद विचलन विधि या लघुत्तर विधि से माध्य कैसे निकलता है? a+h सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, माध्य निकालना है। और माध्यक निकालना हो तो माध्यक को कहते हैं एम ई बराबर होता है, क्या होता है? L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। और बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक को मोड़ कहते हैं। L प्लस F1 माइनस F0, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना। और ये क्या था? पदों की संख्या विषम। ये यहाँ पे थोड़ा स्लिप हो गया था मैं। n बराबर पदों की संख्या अगर सम संख्या है, क्या है? पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या हो जाएगा आपका? माध्यक बराबर हो जाएगा 1/2 n/2 वा पद प्लस n/2 धन 1 वा पद, कोष्टक बंद। ये माध्यक हो गया। ठीक है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आपने फार्मूले कर लेना, मैं कह रहा हूँ आपको 30 नंबर से कोई रोक नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव तो 100% आपके सही होंगे, बस शर्त यही है कि आपको फार्मूले याद होना चाहिए।
अब हम आ जाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। किस पे आ जाते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसका साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। कर्ण ऊपर लिख दो और लंब नीचे, कर्ण बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, आधार बटे लंब। चलो अब देखो, अब इसको एक और नया फार्मूला, साइन थीटा बराबर क्या? 1/, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। फिर कॉस थीटा बराबर क्या? 1/sec थीटा। सेक थीटा बराबर क्या? 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या? 1/tan थीटा। चलो इधर सर्व समीकाएँ, कुछ सर्व समीकाएँ इधर लिख लेते हैं अपन। साइन उसके थीटा प्लस कास उसके थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब साइन को इधर ही रहने दो, साइन को इधर ही रहने दो, तो कास उठ के उधर गया तो माइनस का कॉस इसके थीटा। अब कास को यहाँ रहने दो, तो साइन उठ के उधर गया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। अब एक को यहीं रहने दो, एक को यहीं रहने दो, तो क्या होगा? टेन उठ के उधर जाएगा तो ऋण का हो गया, ये नया फार्मूला बन गया। अब टेन को यहीं रहने दो, तो एक को उठा के उधर ले जाओ, तो एक ऋण का हो गया, ये नए फार्मूले बन गए। इसी प्रकार 1 प्लस कोसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक को यहीं रहने दो, एक यहीं रहेगा तो क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट उधर गया माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट को यहीं रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, एक उधर गया माइनस का 1, है ना, माइनस का 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में या सही जोड़ी में ज़रूर काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे। चलेगा, इसके बाद हम बात करेंगे, देखिएगा टेन थीटा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और साइन देखो 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये भी फार्मूले काम आते हैं, सवाल करने में काम आते हैं। और ये मान आपको याद होना चाहिए, साइन 90 का मान 1 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, काट 45 का मान 1 होता है, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, और टेन 60 का मान √3 होता है। बस इतना हमको याद होना चाहिए मौखिक चीज़ें, क्योंकि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल करते हैं उसमें ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल में ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, आपने देखा होगा अध्याय 1 में कि
पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। लसा गुणित मसा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मसा। ठीक है ना। चलो, बहुपद अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो, शून्यकों का योगफल कितना होता है? माइनस बी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? सी बटे ए, है ना। धराचार्य विधि या सूत्र विधि क्या है? धराचार्य विधि या सूत्र विधि क्या है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्या है? माइनस बी प्लस माइनस 4b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a एक्स बराबर ये। इसे हम सूत्र विधि या धराचार्य विधि कहते हैं। ओके, अब धराचार्य विधि हो गई आपकी विविक्त कर यानी डी फॉर डिक्रिमिनेंट। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि नंबर 1 कंडीशन डी इज इक्वल टू 0 तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। नंबर 2, यदि d इज लेस देन 0 है, d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटी संख्याएं कौन सी होती हैं? जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सभी 0 से छोटी होती हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल अधिकल्पित होते हैं। कैसे होते हैं? अधिकल्पित, जिसे हम निकाल ही नहीं सकते हैं, अधिकल्पित होते हैं। तीसरा, यदि d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 जो भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर वास्तविक व असमान होते हैं। वास्तविक व असमान होते हैं, है ना। चलिए, विविक्त कर हो गया आपका। इसके बाद में आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? d बराबर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मध्य बिंदु निकालना हो तो कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये है, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु। और केंद्रक निकालने का सूत्र क्या है? केंद्रक निकालने का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। किसका है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है ना। चलो,
इसके बाद में एक सूत्र और है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब आपको कोई रेखा है जिसको कोई बिंदु m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं, जहाँ m1 m2 अंतःखंड है उस रेखा के जिसे बिंदु x y विभाजित करता है। चलिएगा अब इसके बाद में आते हैं हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई ना, और कौन से सूत्र बच रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है तुम्हें, थोड़ा सा बताओ देखें। हाँ चलो, पाइथागोरस प्रमेय तो याद है ना आपको? क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय क्या है भैया? पाइथागोरस प्रमेय है ना, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि ए, ये बी और ये सी है तो सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग। ठीक है ना, ये आपका लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। चलो अगला है आपका, देखिएगा आप ध्यान से, ये मैंने आपको बताया। और कौन सा है? कोई सूत्र ऐसा जो समरूप त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज देखिएगा, ये आपका एक समरूप त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। इसको नाम ए बी सी पी क्यू आर, ये कैसे हैं? समरूप। समरूप का मतलब होता है जिनके रूप समान होते हैं। जिनके रूप समान होते हैं वे समरूप होते हैं। ए बी सी किसके समरूप है? ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हाँ, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भैया दो त्रिभुज समरूप होते हैं, हो सकते हैं यदि उनका आकृति स्ट्रक्चर बनावट सेम है। बनावट सेम है मगर बड़े छोटे भी तो हो सकते हैं ना। ये बड़ा है, ये छोटा है। आकार यानी इनका जो बनावट है वो सेम है मगर इनका जो आकार है वो अलग अलग है। आकृति सेम है, आकार अलग है ना। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। ठीक है ना। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती हैं। चलो, समरूप होने के प्रतिबंध। समरूप होने के प्रतिबंध देखो। नंबर 1, संगत कोण कैसे होना चाहिए?
संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो, मतलब ए पी के बराबर होना चाहिए, कोण ए बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए, और कोण सी बराबर कोण आर होना चाहिए। नंबर 2, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती हो, मतलब ए बी के बटे पी क्यू, ए सी के बटे पी आर और बी सी के बटे क्यू आर। संगत भुजाएं कैसी होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। तो भैया समरूप की बात हो गई। इस प्रकार से और कुछ रह गया क्या? ये लगभग मैंने अधिकांश सभी मैंने सूत्र आपको बता दिए।